वेलकम बैक। ये वीडियो रिसर्च प्रपोजल पे क्या फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, ये ज्यादा आप लोगों का कंसर्न है। ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो स्टडी करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने सारे पॉइंट्स अभी अभी लिखे हैं और मैं सोच रहा हूं ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी कर रहे हो। सब लोगों को डीएम में रिस्पांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, इसीलिए मैं यहां पे सब लोगों को एकदम से बता रहा हूं। सबसे पहले यह बात बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल लिखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप लोग रिसर्च प्रपोजल को लिखना। अगर आप उससे हट के लिखोगे तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा जो आपके रिसर्च प्रपोजल या आप सिनॉप्सिस को खराब कर देगा। तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ने एक फॉर्मेट रिलीज किया है। उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, वो एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि आपका रिसर्च जो प्रपोजल है वो अच्छा दिखने में भी अच्छा लगे। कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। 10 पेजेस का वो होना चाहिए, मतलब आइडली 10 to 12 पेजेस। कोई स्टूडेंट अगर 15 पेज का लिख रहा है, 20 का लिख रहा है, 30 का भी लिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बट मेरी एडवाइस ये है 10 पेजेस आइडली हैं, आप लोग 12 या 15 रखो, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15 पेज, उससे ऊपर मत जाना। अब क्या चीज प्राइमरी है उसमें, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, टाइटल कैची होना चाहिए। कैची मतलब इंस्टाग्राम टाइटल नहीं, कैची एकेडमिकली कैची होना चाहिए। एकेडमिक वोकैबुलरी उसमें होनी चाहिए। आप एकेडमिक वोकैबुलरी क्या है वो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। आप लोगों ने अगर एंट्रेंस एग्जाम को रिटन क्वालिफाई किया तो आप लोगों को पता ही है एकेडमिक वोकैबुलरी क्या होती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल आपका दिखना चाहिए सामने कि आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हो। तो इंट्रोडक्शन आपका टाइटल जो है वो अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस चीज के ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसको एक अच्छा बैकग्राउंड देना है। सपोज एक स्टूडेंट एसआईएस के लिए उसने क्वालिफाई किया है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको एक बैकग्राउंड देना है कि भाई मैं इस कंट्री पे रिसर्च कर रहा हूं, इस कंट्री का जो पॉलिटिकल टर्मोइल में रही है ये कंट्री, इसका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, वो बैकग्राउंड आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। या एक स्टूडेंट अगर सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में कर रहा है या हिस्ट्री में कर रहा है, उसको भी एक वहां का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अपनी रिसर्च को प्रॉपर्ली कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा आपको अपनी रिसर्च को। क्या सोशल कंडीशंस थी, सपोज आप कास्ट पे वर्क कर रहे हो, जेंडर पे वर्क कर रहे हो, लेबर पे वर्क कर रहे हो, किसी भी चीज पे वर्क कर रहे हो, तो एक बैकग्राउंड अच्छे से दे देना। थर्ड थिंग ये है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि आपने 4 बुक्स पढ़ी, 4 आर्टिकल पढ़े और उनका कंक्लूजन बता दिया। नो, आपको एक थीमेटिकल अंडरस्टैंडिंग देना है, थीमेटिकली वाइज ऑर्गेनाइज करना है उस चीज को। क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या चीजें ऑलरेडी लिटरेचर में आ चुकी हैं, एकेडमिक्स किस लिटरेचर से ऑलरेडी डोमिनेंट है, और मैं एज अ रिसर्चर उसमें क्या न्यू ऐड करना चाहता हूं। मेरा जो प्रपोजल है या मेरी जो पीएचडी का रिसर्च है वो उसमें क्या चीज न्यू ऐड करेगा। तो आपको लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसको आपने पढ़ा है, उसने लिख देना है क्या क्या लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़ा है। जरूरी नहीं है आपने बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हो, 1 बुक पढ़ी है, 2 बुक पढ़ी है वो लिखो, और बाकी जे स्टोर पे जाओ, जर्नल्स पढ़ो या किसी पीयर रिव्यूड जर्नल से जो आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं वो अवेलेबल है, वो पढ़ के उनका रेफरेंस दे देना कि ये लिटरेचर रिव्यू मैंने अभी तक पढ़ा है। रिमेंबर, ये कोई आपका फाइनल पीएचडी वाला वो चीज नहीं है कि आपका पीएचडी फाइनल वाइवा है, या आपका अभी एंट्रेंस एग्जाम का वाइवा है। जो ऑलरेडी इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी ये प्री सपोज कर रहे हैं कि अभी स्टूडेंट ये पीएचडी में आया नहीं है, जस्ट मास्टर्स करके ही आया है, तो वो भी कंसीडर कर रहा है इस चीज को माइंड में कि आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, बट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन होने चाहिए ना, आप बिल्कुल भी ना बोल पाओ। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिटरेचर डालना है, अच्छा एकेडमिक लिटरेचर डालना है, अच्छे जर्नल्स का कंटेंट डालना है, ईपीडब्ल्यू का कंटेंट डालो अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, पीयर रिव्यूड जर्नल्स डालो, कुछ और जे स्टोर से कंटेंट निकाल के डालो, कुछ अच्छी एकेडमिक बुक्स हैं उनका लिटरेचर डालो। बट लिटरेचर कैसा होना चाहिए, थीमेटिकली वाइज ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं है कि उसके आइडियाज उठा के डाल देने, नो। देन आपको नेक्स्ट उससे रेशनल एंड स्कोप ऑफ स्टडी बताना है कि क्या रीजन है मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूं, अपना रेशनल बताना है। जो एग्जामिनर होगा उसको प्रूव करना है कि हाँ ये स्टडीज ऑलरेडी हुई हैं बट इनमें ये चीज लैगिंग है,
ये चीज उन्होंने मेंशन नहीं किया। एकेडमिक लिटरेचर इस तरह डोमिनेटेड है, बट ये जो पॉइंट है ये वीकनेस है, ये लूप होल है। इस लूप होल को मैं फिल अप करना चाहता हूं। जो मेरी रिसर्च है वो इस चीज को कंपनसेट करेगी आके। यहां पे बहुत सारी कमियां हैं, बट एक कमी को मेरी रिसर्च जो है वो फिल कर सकती है, मेरे वे से अगर रिसर्च करूंगा। और स्कोप ऑफ स्टडी याद रखना, रिसर्चर हमेशा आपको कहेगा कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपको अपनी रिसर्च को बताना है कि मैं अपनी रिसर्च को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, टू अ पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी। तो रिसर्च को वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं बताना है। आपको अपने टाइटल को हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपका रिसर्च नैरो डाउन हो, वन पर्टिकुलर कम्युनिटी पे करो या वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करो। सपोज आप किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना चाहते हो, उसके पर्टिकुलर रूलर को चूज कर लो, इस पर्सन के रूल में ये हुआ है, या 1920 से लेकर या 1990 से लेकर 2001 तक ये हुआ है, या 2001 से लेकर 2010 तक इस कंट्री में ये हुआ। मैं इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना चाहता हूं। तो ऐसे आपका स्कोप जो होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड स्कोप होना चाहिए, पूरा वाइडनिंग नहीं होना चाहिए, हर एक चीज आप एनकम्पास कर लो उसमें। नो, तो आपको वाइड नैरो डाउन करके अपने चीज को बताना है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। पहले जो आएगा वो रिसर्च क्वेश्चन आएगा। रिसर्च क्वेश्चन सपोज मैं आप लोगों को बताऊं कि हर रिसर्च में स्टूडेंट जो हैं अपने प्रपोजल में 4, 5, 6 रिसर्च क्वेश्चन देते हैं, कुछ लोग 10 भी देते हैं, कुछ लोग 3, 4 हाइपोथेसिस देते हैं, कुछ स्टूडेंट 1 हाइपोथेसिस देते हैं, कुछ स्टूडेंट हाइपोथेसिस देते नहीं है। ये अगेन डिपेंड करता है रिसर्च, आपका रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है या प्रिस्क्रिप्टिव है। बट मेरा ये एडवाइस रहेगा आप लोग एटलीस्ट एक हाइपोथेसिस तो लेके ही जाओ। एक हाइपोथेसिस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो बहुत ज्यादा ग्रिल करेंगे आपका हाइपोथेसिस का है। एक हाइपोथेसिस आपके पास होना चाहिए। अब सपोज क्या है, रिसर्च क्वेश्चन कैसा होगा, आप लोग वर्क कर रहे हो विमेन्स पे, विमेन्स रिजर्वेशन पे कर रहे हो, सपोज एफर्मेटिव एक्शन टू वुमेन रिजर्वेशन पे कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हो गया, ये मैंने बहुत अभी जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स तैयार किए कुछ क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। सपोज एक क्वेश्चन आपका हो गया, आर विमेन्स एम्पावर्ड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन एट पंचायत लेवल, इफ नॉट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर एम्पावरमेंट। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी का हाइपोथेसिस अगर आप देख लो क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, even though the women are politically empowered with reservation, they are unable to take important decisions at the local governance level. So ये आ गया हाइपोथेसिस, और जो पहले किया वो आ गया उसका क्वेश्चन। ये ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन भी फ्रेम करने, 3, 4 आप क्वेश्चन रख लो, और हाइपोथेसिस मैं कहूंगा एक तो रखनी ही रखनी है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो 2, 3 भी ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। आप उसको डिफेंड कर लेने चाहिए, ये ना हो आप हाइपोथेसिस ऐसे डाल दो जिसको आप टोटली डिफेंड ना कर पाओ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेएनयू में इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना उस पार्ट को, क्योंकि एकदम आपको ग्रिल किया जाएगा उस पॉइंट पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक बात याद रखना, वही चीज डालो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, ऐसी चीज मत डालना जिसका पता नहीं है। मत आप डाल दो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, सब कुछ डाल दो। नो, उतना डालो जितना आपको पता है अभी के लिए। आप कह सकते हो कि सर ये रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं, आने वाले टाइम में इफ इट इज फिजिबल, अगर लग रहा है कि उनका रिक्वायरमेंट है तो आई विल एड ऑन, अगर नहीं है तो अभी के लिए आई एम चूज गोइंग फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, आप लोग थोड़ा पढ़ लो इन चीजों के बारे में। फिर आपको यह बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज मेरे क्या है। सपोज आप बता सकते हो प्राइमरी सोर्स मेरा जो है वो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स, या जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गया, डायरेक्ट इंटरव्यूज हो गए लोगों से, ये प्राइमरी रिपोर्ट्स। आप लोग बता सकते हो मैं कैसे फील्ड पे जाऊंगा, किस किस टाइम पे जाऊंगा, किस ईरा को जाके फील्ड वर्क पे डिस्कस कर सकता हूं, इंटरव्यूज के लिए मैं कैसे लोगों को चूज करना चाहता हूं, एज ग्रुप क्या होगा, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, या मैं इस पे काम करना चाहता हूं, वुमेन्स पे काम करना चाहता हूं, सपोज किसी तरह का भी जेंडर पे काम करना चाहता हूं, किस कास्ट पे काम करना चाहता हूं। आपने अपना स्पेसिफाई करना है इस चीज को कि आप इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करोगे। सेकेंडरी सोर्स में आप बता सकते हो कि मैं न्यूज रिपोर्ट पे वर्क करूंगा। सपोज आप एग्जांपल ले लो, फार्मर प्रोटेस्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आपको बताना है मैं एग्जिस्टिंग पंजाब का न्यूज़पेपर को कलेक्ट करूंगा, लोकल न्यूज़पेपर, फिर नेशनल न्यूज़पेपर, फिर उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स आए होंगे जर्नल्स में, ईपीडब्ल्यूज में, कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या टेक्स्ट हैं, पुरानी टेक्स्ट हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है,
वो हैं, उन टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करूंगा। तो ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट में ऐड रखना है। उसके बाद आपको आएगा टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन में मतलब ये नहीं है कि आपको अभी पूरा बता देना है, 10 पेज लिख देना है एक चैप्टर को। नो, आपको जस्ट रिमेंबर ओनली 2 लाइन्स लिखना है कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड चैप्टर सपोज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है, थर्ड चैप्टर आपका जो भी जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, सपोज वुमेन्स पे रिसर्च कर रहे हो तो रिजर्वेशन बिल या विमेन्स रिजर्वेशन बिल, या फिर उसके बाद जो 4th चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, उसको भी आपको थोड़ा सा चैप्टराइजेशन करके ऊपर टाइटल देके नीचे 1 या 2 लाइन रख लो। तो पीएचडी में यूजुअली जो है 7 चैप्टर्स होते हैं, 5 मेन चैप्टर और 2 चैप्टर आगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के चैप्टर। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में ये नहीं है कि आप नहीं ऐड कर सकते, जो आपको लग रहा है आपके प्रपोजल से, रिसर्च से रिलेटेड जो है जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी टेक्स्ट हैं वो हैं, आपने पढ़े नहीं है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। आप ये कह सकते हो उस टाइम पे कि सर दीज आर द आर्टिकल्स, दीज आर द बुक्स विच आर अवेलेबल, विच इज अवेलेबल लिटरेचर ऑन दिस ऑन द टॉपिक आई एम गोइंग टू वर्क। अभी मैंने सारे पढ़े नहीं है, इनमें से कुछ मैंने पढ़े हैं विच आई हैव कोटेड इन माई लिटरेचर रिव्यू ऑल्सो, और जो नहीं पढ़े उनको आने वाले टाइम में जब मैं पीएचडी में एनरोल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी उस टाइम में जो है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी और इनकॉर्पोरेट करूंगी। तो ये था रिसर्च प्रपोजल को लिखने का तरीका, एक वे है, एक फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट के थ्रू मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप चलें। अगर उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ओवरलैप कर जाएंगे। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हैं बिल्कुल पूछें, बिल्कुल डरना नहीं है। रिसर्च प्रपोजल को आप अपलोड कर दें। फाइनली आपका मैटर यही करेगा कि आप उस 5 मिनट्स में, 5 मिनट में आप कितना बोल पाओगे अच्छे से। आपका याद रखना, इंटरव्यूअर आपके 20 पेजेस का सिनॉप्सिस को पढ़ेगा नहीं इतना। वो यूजुअली देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कंक्लूजन फाइंडिंग्स क्या है, ये स्टूडेंट क्या कह रहा है। दैट्स इट। उस चीज पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बाकी मेरी तो यही प्रेयर है यार, सब स्टूडेंट जो भी वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने भी रिटर्न क्वालिफाई किया, उनका किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हो जाना चाहिए। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस और आईआर में हुआ है, तो अगर उनको लग रहा है कि 2 बनाने मुश्किल है, वो एक सिनॉप्सिस को भी प्रेफर कर सकते हैं। वो दोनों जगह में यूज कर रहे हैं अगर डिपार्टमेंट मिलते जुलते हैं। आईआर में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ये केस, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के कंट्रीज भी डिफरेंट हैं। आप एक सिनॉप्सिस को 2-3 जगह यूज नहीं कर सकते। सो जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में करो। टाइम मिलेगा तो बिल्कुल आप लोगों को आंसर करूंगा, हाजिर हूं आप लोगों के लिए। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो वीडियो पीएचडी से रिलेटेड पहली अपलोड की है उसको भी जरूर देखना। सी यू ऑल, लव यू ऑल एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।